once again I'm here in front of you और आज एक नया तरीक़ेकार मैंने सोचा कि हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात तो करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं कि दिस इज़ द फ्यूचर। और इनफैक्ट होता क्या है कि हम प्रोजेक्ट तो पिक कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन लोगों को शायद ज़्यादा डिटेल में मालूम नहीं हो पाता कि एक प्रोजेक्ट जो है ब्लॉकचेन वो बेसिकली आइडिया क्या है। सो मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि जो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स जो मुझे लगते हैं अच्छे लगते हैं उनके लिहाज से मैंने कहा कि एक छोटा छोटा ब्रीफ जो है उनके बारे में इंट्रोडक्टरी नोट अगर कहा जाए तो एटलीस्ट जब किसी प्रोजेक्ट का नाम लिया जाए तो लोगों को एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली कर क्या रहा है। सो आज उस सिलसिले की पहली कड़ी जो प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया वो है कार्डानो। कार्डानो बेसिकली है क्या, उसको समझने की आज कोशिश करेंगे। 1980 से दुनिया के अंदर जो क्रिप्टोग्राफी है और उसके लिहाज से जो इंडिपेंडेंट डिसेंट्रलाइज पेमेंट सोल्यूशन है इसके लिहाज से रिसर्च हो रही है, काम हो रहा था। और बिटकॉइन पहला वो प्रोजेक्ट तख्लीक हुआ जिसने ये सारे अवामिल मुकम्मल करके लोगों को एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म है जो एक तरफ से दूसरी तरफ पेमेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाएगा। अब बिटकॉइन ने ये तो कर दिया और ख़ूबसूरती इसमें ये थी कि किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं थी, कोई इंटरमीडिएटरी, कोई बैंक की ज़रूरत नहीं था जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सके। सो जो ब्लॉकचेन बेसिकली था आइडिया वो यही था कि ट्रांजैक्शन हो और किसी वेरिफिकेशन किसी थर्ड पार्टी की, किसी इंडिविजुअल की ज़रूरत ना हो, किसी इदारे के बीच में ज़रूरत ना हो, ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद ब खुद ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करे और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। यहाँ तक तो बात बिल्कुल मुकम्मल होगी और इसको कहा जाता है ब्लॉकचेन नंबर 1 या 1.0। और दुनिया के लिए एक बड़ा अच्छा दुनिया बड़ी खुश थी कि एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन हमारे पास सामने आ गया। लेकिन वक्त चलता रहा और उसके साथ साथ एहसास हुआ कि खाली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पेमेंट ही नहीं करनी है, पेमेंट करने का कोई रीज़न भी होना चाहिए। जिस तरह बैंक्स में भी जाते हैं तो बैंक्स पे एट टाइम्स पूछते हैं कि पेमेंट का पर्पज़ क्या है, रीज़न क्या है जो आप पेमेंट कर रहे हैं। खाली यही नहीं है कि मैंने ए ने बी को पेमेंट कर दी। सो ए पेमेंट बी को कर क्यों रहा है। फॉर इंस्टेंस ए कहता है कि मैं आपको पेमेंट करूँगा बसूरत कि आप मेरे लिए फ़लाना कोई काम कर दें, मेरे लिए आप गाड़ी साफ़ कर दें, मेरे लिए आप लकड़ी काटते हैं, मेरे लिए आप कोई टेबल फर्नीचर बना दें। सो पेमेंट उसके तहत होगी। तो ये बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया और 2014 में ब्लॉकचेन 2.0 हमारे सामने आया इथेरियम की शक्ल में, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट शामिल था। अब पहले ब्लॉकचेन के बाद दूसरा ब्लॉकचेन आया तो उसने जो काम ट्रांजैक्शन की नौयत थी, ट्रांजैक्शन तो वैसे ही रही, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन के अंदर दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया जिसके तहत सैलरीज भी जा सकती हैं, जिसके तहत बहुत कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों जो ब्लॉकचेन थे इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी उनको देख लेते हैं। पहले मैं आगे चलूँ उससे पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बिटकॉइन में और इथेरियम में फ़र्क क्या आया। इंटरनेट जब नया नया आया था तो वेबसाइट्स थी, स्टैटिक वेबसाइट थी, और वेबसाइट जो थी हम खोलते थे और एक पेज हमारे सामने लिखा होता था, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होती थी। लेकिन जब जावा इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे पास वेबसाइट्स की शक्ल चेंज हो गई। हमारी जो वेबसाइट्स थी वो चेंजेबल हो गई, इंटरचेंजेबल हो गई। फेसबुक आ गया और इस तरह के और बहुत सारे मीडियम्स आ गए। ये सारे पॉसिबल हुए जावा के लिहाज से कि इंटरनेट मौजूद था, जो HTML पेजेस थे वो मौजूद थे, लेकिन जावा ने उनके अंदर लाइफ डाल दी। उसी लिहाज से ब्लॉकचेन मौजूद था बिटकॉइन की शक्ल में, लेकिन इथेरियम के आने के बाद उसी ब्लॉकचेन के अंदर लाइफ आ गई, कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, और जो उसका पर्पस था, जो काम की नौयत थी, वो ज़्यादा एडवांस हो गई, वो ज़्यादा बेहतर हो गई। अच्छा, अब कार्डानो जो है बेसिकली वो 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आ रहा है। 2017 का प्रोजेक्ट है, सितंबर 2017 में लॉन्च हुआ था। और 3 इश्यूज जो ब्लॉकचेन फेस कर रहा था उनके अंदर स्केलेबिलिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी है और सस्टेनेबिलिटी है। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनके साथ ब्लॉकचेन जो हैं जैसे जैसे पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं, वो ये 3 एरियाज़ हैं जिनके अंदर उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब कार्डानो पहला प्रोजेक्ट है जो वाइट पेपर के साथ नहीं आया, बल्कि इन्होंने एक नया तरीक़ेकार अपनाया और वो तरीक़ेकार था पीयर रिव्यू पेपर। अब उसके अंदर क्या था कि इन्होंने दुनिया के एक्सपर्ट्स के साथ एक पेपर शेयर किया और वो लाइव पेपर था, और वो एक्सपर्ट्स ने अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने आइडियाज़ देके उसको इम्प्रूव करते गए और उस लिहाज से एक प्रोजेक्ट, एक तख्लीक पाया जिसके अंदर पहले से लिखा लिखाया एक पेपर नहीं था, बल्कि लाइव पेपर दुनिया के एक्सपर्ट्स ने मिलके लिखा और लिखने के बाद सॉल्यूशंस उसके अंदर आते गए और ऐसा ऐसा
ये कार्डानो जो है 2 साल की अनथक मेहनत के बाद इस शक्ल तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा कि 2017 सितंबर में ये लॉन्च हो गया। अब स्केलेबिलिटी क्या है भी अपने चैलेंजेस हैं, उसके अंदर भी 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक आती है ट्रांजैक्शन पर सेकंड, दूसरी आती है नेटवर्क बैंडविड्थ और तीसरी आती है डाटा स्टोरेज। बिटकॉइन के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन को माइनर्स ने पिक करना है और उसकी जो पजल है उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के बाद उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होना है और उसकी वेरिफिकेशन होनी है। इस तरीके कार के साथ एक तो काम बहुत ज़्यादा है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, और साथ ही साथ बिजली का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। औरोबोरस ने उसकी जगह ऑल्टरनेट एक सोल्यूशन लेके आया, वो अपना औरोबोरस सिस्टम लेके आए। औरोबोरस के अंदर जो बेसिकली माइनर्स जो हैं, हर किसी ने ट्रांजैक्शन को माइन नहीं करना, बल्कि नेटवर्क जो है वो कुछ लोगों को पिक करेगा और उनको स्लॉट लीडर्स कहते हैं। वो स्लॉट लीडर्स एपक क्रिएट करेंगे और हर एपक को डिफरेंट स्लॉट्स में ब्रेक कर देंगे और उन स्लॉट्स के अंदर उन्होंने ट्रांजैक्शंस को मुकम्मल करना होता है। नेटवर्क यूँ समझिए इलेक्शन के ज़रिए जो स्लॉट लीडर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके पास कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा अच्छी है और जिसने स्टेक अपने डाले में, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक है। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब है कि उसके पास अपने कितना वो होल्ड करता है यही वाले कॉइन, उसके लिहाज से उनको सिलेक्ट करता है। और अगर कोई स्लॉट लीडर जो है रिक्वायर्ड टाइम के अंदर ब्लॉक को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो किसी दूसरे स्लॉट लीडर के पास सेलेक्ट हो जाती है, और जो पहले वाला जो अपना काम टाइम पे नहीं कर पाया था वो वेट करेगा जब तक नेटवर्क उसको दोबारा एज अ स्लॉट लीडर सेलेक्ट ना कर ले, उसकी बारी नहीं आएगी। तो इस लिहाज से एक तो नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ लोगों को जिनके पास कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा है, जो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि ट्रांजैक्शंस जो हैं उन्हीं लोगों के पास जा रही हैं जो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इस लिहाज से एक चीज़ आ जाती है कि जो तगड़े होंगे उन्हीं को काम आ रहा होगा, लेकिन एक नेटवर्क को चलाने के लिए हमें स्केलेबिलिटी के लेवल को देखना है। उसमें ये नहीं देखना कि हर बंदा आके माइनिंग शुरू कर दे। सो इस सिस्टम को थोड़ा सा फ़र्क किया। इसके अंदर औरोबोरस सिस्टम के ज़रिए, प्रूफ ऑफ वर्क के ज़रिए कार्डानो की स्केलेबिलिटी का साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर नेटवर्क को जैसे जैसे रूल्स बनती रहेगी वैसे वैसे जो स्लॉट लीडर हैं वो और ऐड करता रहेगा अपने सिस्टम के अंदर। तो बड़ा चैलेंज था वो था नेटवर्क बैंडविड्थ का। ब्लॉकचेन के अंदर और बिटकॉइन के अंदर हमें मालूम है कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन होती है और सारा रिकॉर्ड जो नोड्स में डाउनलोड होता है। अब आप खुद इमेजिन कर लीजिए जितने भी नोड्स हैं, माइनर्स हैं, अगर हर किसी ने अपना पूरा का पूरा जो ब्लॉकचेन का डाटा है अगर डाउनलोड करना है तो उस पर टाइम भी लगेगा, कमर्सम भी है, स्टोरेज स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। सो उसके अंदर आपकी स्केलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कार्डोनो ने उसके बदले में क्या किया कि उन्होंने रीना रिकर्सिव इंटरनेट आर्किटेक्चर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अंदर जो आपका नेटवर्क है वो सब नेट में डिवाइड हो गया और जो आपके स्लॉट लीडर्स हैं उनका एक सब नेटवर्क बन गया और स्लॉट लीडर्स आपस में मिलकर काम करते हैं और डाउनलोड भी उन्होंने आपस में मिलकर करना है और वो स्लॉट लीडर्स आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये वैसे ही हो गया जिस तरीके के साथ आपका इंटरनेट का TCP/IP काम करता है, उसी तरीके के साथ ब्लॉकचेन के अंदर रीना जो है काम कर रहा होगा। के अंदर जो तीसरा हिस्सा है दैट इज डाटा स्टोरेज। उसके अंदर आप खुद समझिए कि जिस तरह से नेटवर्क ग्रो करता जाएगा स्टोरेज स्पेस कम होती रहेगी, लेकिन कार्डानो टीम इस वक्त उसकी फिक्र ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, सस्ती है बहुत, उसके बाद ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं। लेकिन आगे चल के वो इसी स्टोरेज स्पेस को प्रूनिंग, कंप्रेशन और पार्टीशनिंग के जरिए हैंडल करने का प्लान रखते हैं। अगले एस्पेक्ट की तरफ आते हैं वो इंटरऑपरेबिलिटी। उसके अंदर बेसिकली इस वक्त क्रिप्टो स्फीयर के अंदर बहुत सारी क्रिप्टोज आ गई हैं, बहुत सारी कॉइन्स आ गए हैं और हर किसी का अपना अपना डिफरेंट ब्लॉकचेन है और वो ब्लॉकचेन आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पाते क्योंकि हर किसी का ब्लॉकचेन एक दूसरे से डिफरेंट है। कार्डानो हाउएवर एम्स एंड प्लान्स टू बिकम द ब्लॉकचेन ऑफ द ब्लॉकचेन वर्ल्ड। इनफैक्ट दे वांट टू बी द ब्लॉकचेन, यानी वो चाहते हैं कि हमारा ब्लॉकचेन इतना स्मार्ट हो कि वो दूसरे ब्लॉकचेन के साथ भी कम्युनिकेट कर सके। आपने अगर अभी बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट करना हो तो विदाउट गोइंग इनटू एक्सचेंज और विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी जो स्वैपिंग कर सके, आप अपने बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाउएवर कार्डानो का एम ये है कि इन ब्लॉकचेन्स के दरमियान में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी जाए, एक ऐसा ब्लॉकचेन आ जाए कि जब बिटकॉइन उस ब्लॉकचेन में एंटर हो तो ये ब्लॉकचेन समझ ले कि बिटकॉइन कौन से वाला है, या डैश कौन से वाला है, या इथेरियम कौन से वाला है, या पुंडी कौन से वाला है, ये ब्लॉकचेन कौन सा वाला है। आपने अगर ट्रांसफ़र करना हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका, अगर लेट्स से इस साइड से अगर आपका बिटकॉइन एंटर हुआ और आपको उस साइड से अगर कोई और कॉइन लेना है तो चुप कर दूसरा कॉइन ले लें, आपका ब्लॉकचेन के अंदर ऑटोमेटिकली
विदाउट किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के आपकी जो एक कॉइन है वो दूसरे कॉइन के अंदर, या एक एसेट जो है दूसरे एसेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो है कि बैंक्स बेसिकली अभी तक इसको ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि बैंकों का इशू ये है, उनको चाहिए ट्रांजैक्शन किससे हुई, किसके लिए हुई और किस पर्पज़ के लिए हुई। क्योंकि मेटा डेटा अवेलेबल नहीं होता, सो बैंकों को भी ट्रस्ट नहीं आता। तो बेसिकली कार्डानो एक ऐसा निज़ाम लाना चाह रहा है जिसको बैंक भी समझ सके, और ये ब्लॉकचेन बैंक समझ ले, और बैंकिंग रेगुलेशंस और टर्म्स को ये ब्लॉकचेन भी समझ सके, और आगे उसके साथ आगे जो पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड लगी हुई है इसके थ्रू उन तक भी बात जा सके। तो बेसिकली कार्डानो का एम ये है कि एक ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर एक ऐसी इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर दे जिस इन्वायरमेंट के ज़रिए बैंकिंग सेक्टर और सारे के सारे जो क्रिप्टोज हैं वो आपस में जुड़ जाएं। कार्डानो एक फ्लेक्सिबिलिटी और भी दे रहा है यूज़र को, कि यूज़र की चॉइस है क्या ये सब चीज़ें वो डिस्क्लोज करना चाहता है या नहीं चाहता। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर लेट्स से एक ए को कोई हर्ज नहीं है, वो बता दे कि वो पेमेंट किसको कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस मकसद के लिए कर रहा है, वो डिस्क्लोज कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैंने पेमेंट उस तरीके के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी और बैंक तक मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, या बैंक के साथ मैंने वैसे डील नहीं करना, तो उसकी अपनी चॉइस है। वो अपनी इस सारी जो उसकी ट्रांजेक्शन है, सारी जो उसकी जो जो एक्टिविटी है, वो उसको किस हद तक ओपन करना चाहता है, किस हद तक डिस्क्लोज करना चाहता है। सो दिस इज़ अनदर वेरी गुड एस्पेक्ट जो कार्डानो जिसको देख रहा है। फैक्टर है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो उसकी सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी अचीव हो सकती है उसी सूरत में जिस वक्त तक एक प्रोजेक्ट वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करता रहे, चेंज करता रहे, इम्प्रूव करता रहे। अब आसान सा तरीका हमें नज़र आ गया कि आईसीओ कर लिया, और आईसीओ करने के बाद आपने इनफ ऑफ पैसे रेज कर लिए क्या, लेकिन बात यह है कि जो आपने पैसे रेज किए 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, और एक प्रोजेक्ट को एक ख़ास शक्ल तक, एक रोड मैप की जो शक्ल थी, साल 1.5 साल का जो प्लान था उस तक आप लेके आ गए, क्या उसके बाद और तब्दीली की ज़रूरत नहीं है? आपको डेफिनेटली और नई चीज़ें आती हैं, और नए लवाजमात के लिहाज से आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपको कुछ आगे चल के पता चलता है बॉटलनेक्स आके उनको आपने चेंज करना पड़ता है। फिर आप क्या करेंगे? दोबारा से नया आईसीओ करेंगे, नया सॉफ्ट फोक आएगा, हार्ड फोक आएगा, पूरी की पूरी शक्ल तब्दील हो जाएगी, लड़ाइयाँ पड़ जाएंगी कि हमें ये वाला फोक करना है, ये वाला फोक नहीं करना। सो ऐसी प्रॉब्लम्स हम देखने में आ रही हैं। हमने बिटकॉइन को देखा, वो बिटकॉइन कैश में गया, बिटकॉइन कैश पे फोक की शक्ल में बिटकॉइन एसवीपी और दूसरा बिटकॉइन में चेंज हो गया, और वो सारे का सारा सिस्टम पूरे का पूरा करप्ट होकर रह गया, और कितने ही सारे फोक्स हमारे पास मौजूद हैं। इसका हल कार्डानो ने क्या किया कि हर ट्रांजैक्शन के साथ एक छोटी सी अमाउंट जो है वो उनके ट्रेजरी में एक स्पेशल वॉलेट में डिपॉजिट होती जाएगी, और वो पैसा जो है कार्डानो का जो नेटवर्क है, जो उसका उसके पास खुद ब खुद पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी वैसे वैसे ट्रेजरी के पास डिपॉजिट ज़्यादा आता जाएगा। आगे चल के डेवलपर जो हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ नई डेवलपमेंट की, प्रोटोकॉल में चेंज करने की, सिक्योरिटी में चेंज करने की, मार्केटिंग के लिहाज से कुछ काम करने के लिहाज से वो कहते हैं हमें ज़रूरत है। तो वो अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं। जब प्रपोजल सबमिट होता है तो पूरा नेटवर्क जो है वो वोटिंग करता है। वोटिंग करने के लिहाज से वो देखते हैं कि इस वक्त हमें सिक्योरिटी फीचर इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या हाँ मार्केटिंग का एक प्रपोजल आया, हमें मार्केटिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर वोटिंग के ज़रिए जिस प्रपोजल के लिहाज से उनको लगता है कि हाँ इसके ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी बनता है, वो प्रपोजल जो है सेलेक्ट हो जाता है, और उस प्रपोजल के लिहाज से जितने पैसे चाहिए होंगे नेटवर्क जो है उतने पैसे उसको रिलीज़ कर देगा उस डेवलपर को, ताकि वो डेवलपर उसके लिहाज से काम कर सके। तो इस तरीके के साथ क्या होगा कि कार्डानो का जो नेटवर्क है वो सेल्फ सस्टेनेबल है। इसको दोबारा से आईसीओस करके और दोबारा से पैसे इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ये 3 फैक्टर थे जिनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी था कि कार्डानो के बेसिक्स बेसिकली क्या हैं। अब इनके अंदर टेक्निकल डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं ना, मैं सुन के समझ तो मैंने अपनी हद तक लिया, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं आप तक आगे पहुँचाऊँ। मेरा नहीं ख्याल कि उतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत भी है। बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ताकि बेसिक्स कुछ समझ आ जाएँ, ताकि जब लफ्ज़ कार्डानो सुनने में आए तो पता हो कि कार्डानो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है और इसकी बेसिक थीम क्या है। कार्डानो ने, हमने देखा 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ब्लॉकचेन के ऊपर जिनके ऊपर काम करना शुरू किया। इट्स अ लॉन्ग शॉट प्रोजेक्ट, अभी सिर्फ 2 साल का है, अभी उसको 1.5 साल का है, अभी उसको टाइम चाहिए और डेवलप होने के लिए। टीम बहुत अग्रेसिव है, टीम बहुत अच्छे तरीके के साथ काम करी है। आगे चल के वक्त बताएगा कि ये टीम जो उसने प्रोमिस किए हुए उन प्रोमिस के ऊपर पूरा उतरते नज़र आ रही है कि ना आ रही। लेकिन अगर हम आज करंटली सिचुएशन देखें, मार्केट के लिहाज से बातचीत देखें, तो मार्केट में हवा यही है कि कार्डानो इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है और इसके फ्यूचर के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसी के लिहाज से इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। कोशिश यही थी कि थोड़ा सा ब्रीफ लेके आप लोगों के सामने आ जाऊँ, ताकि अगर
किसी जगह पे बैठ कर डिस्कशन हो रही हो ब्लॉकचेन के लिहाज से, कार्डानो के लिहाज से, तो आपके पास थोड़ी सी नॉलेज हो कि कार्डानो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा काम कर रहा हूँ और नेक्स्ट प्रोजेक्ट की वीडियो फिर लेके आऊँगा। कोशिश यही है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे जो कुछ अच्छे लगते हैं, जिनके बारे में पढ़ने में लिखने में बहुत कुछ आता है, उनको हम आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें कि ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स कर क्या रहे हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, खुद से पढ़ने की आदत डालिए अपने आप को। ब्लॉकचेन फ्यूचर है और हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम नॉलेज रखेंगे तो फ्यूचर में हमें मालूम होगा हमने कदम अपने कैसे उठाने हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।